जय हिंद फ्रेंड। हम बात करने वाले हैं क्लास 12 में नागरिक शास्त्र, यानी जिसे हम लोग नाम देते हैं राजनीतिक विज्ञान। ठीक ना, नाम देते हैं हम इसे राजनीतिक विज्ञान और नागरिक शास्त्र भी इसे कहते हैं। तो राजनीतिक विज्ञान यह पुस्तक का नाम है और इसमें अगर हम लोग देखें तो विषय है और फिर पुस्तक का नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। ये चैप्टर 1 है, यानी अध्याय 1 के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसमें के कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं सामने, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। राष्ट्र निर्माण में चुनौतियां, यह इस अध्याय का नाम है। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि किस तरीके से इसमें क्या क्या हमें कवर करना है और क्या क्या बातें हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि हमारे सामने क्या उस समय स्थिति थी, किस बातों पे हमको ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नए राष्ट्र की चुनौतियां। ठीक ना, पहले एक उसमें जो है हम लोगों के सामने राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में हम देखते हैं कि आखिर क्या चुनौतियां थी। तो जनसंख्या के आधार पर आप जानते हैं भारत की बात हो रही है। जिस समय हमारा देश 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ, तो उसी समय की यहाँ पे चर्चा हो रही है कि 1947 ईस्वी में जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय हम देखते हैं कि हमारे देश में जनसंख्या के आधार पर एक बड़ा राष्ट्र होने के नाते भारत के सामने आज़ादी के बाद सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि इस अखंड राष्ट्र का निर्माण करना, यानी कि यहाँ पे इसे एक राष्ट्र बनाना, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य था। जब ब्रिटेन 200 वर्षों तक यहाँ पे औपनिवेशिक भारत यानी औपनिवेशिक शासन के बाद 14 से 15 अगस्त, यानी इसलिए ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि जो है यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को जो है मतलब यहाँ पे देखा जाता है कि यहाँ पे बंटवारा हुआ था। तो इस तरीके से अलग अलग दो बातें, लेकिन 15 अगस्त ही हम देखेंगे, यानी कि इसके रात में हुआ था। तो इस कारण से इस तरीके से मानते हैं। 1947 की आधी रात को भारत आज़ाद हुआ और इसका एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय हुआ। हमारे भारत का एक तरीके से उदय हुआ था, यानी कि उदय होने का बस तात्पर्य इतना सा है कि हमारा देश उस समय आज़ाद हुआ था। तो ये चर्चा हम लोग करते हैं, तो इस तरीके से अलग अलग बातें कर लेते हैं। तो इसी आधी रात को, यानी कि जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसी समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, यानी उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने ट्रिस विद टेस्टनी नामक एक भाषण संविधान सभा के विशेष सत्र में दिया। यानी इस नाम का एक भाषण इन्होंने दिया उस समय के संविधान सभा में, जो संविधान सभा बैठाई गई, निर्मित की गई, उसमें जो है इन्होंने एक भाषण दिया संविधान सभा में। इस दौरान राष्ट्रीय आंदोलन के समय में उठाई गई कई मांगों को रखा गया। कई प्रकार की मांग वहाँ पे रखी गई और जो दो बातों को माना गया, इन सभी मांगों में से दो बातों को माना गया। पहली बात क्या थी कि देश में लोकतांत्रिक सरकार का गठन होगा और दूसरी बात यह थी कि गरीबों और कमज़ोरों के लिए सरकार काम करेगी और सभी के हितों का ध्यान रखेगी। ठीक ना, इन बातों पे चर्चा किया गया। ये दो बातें थी, पहला कि लोकतांत्रिक सरकार का गठन होगा और दूसरी बात थी कि गरीबों और कमज़ोर वर्गों के लिए सरकार काम करेगी, सभी के हितों का ध्यान रखेगी। इस बात पर चर्चा किया गया, इस बात के बारे में वहाँ पे जो है जिक्र किया गया, चर्चा किया गया। आगे हम लोग देखते हैं तो क्या बात आती है हमारे सामने कि तीन चुनौतियाँ वहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, जिन्हें जो है हम लोग देखते हैं। वो तीन चुनौतियाँ कौन कौन सी थी? तो तीन चुनौतियों में थी, पहली विविधता में एकता। हमारे भारत देश में इतनी ज़्यादा विविधता है कि इसे डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी विविधताओं का देश भारत है। तो स्वतंत्रता के बाद पहली चुनौती यह थी कि इसके समक्ष यही थी कि ये विद्यमान जितने भी यहाँ पे धर्म हैं, जितनी अलग अलग जातियाँ हैं और अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग हैं, तो संस्कृतियों की विविधता के साथ पूरे देश को एकता के धागे में कैसे बांधा जाए। सबसे पहले ये यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, इस तरीके की बात आती है कि हम लोगों को जहाँ अलग अलग प्रकार के धर्म, अलग अलग प्रकार की जाति, अलग अलग प्रकार के भाषा को बोलने वाले लोग हैं, उन्हें भला एक धागे में कैसे पिरोया जाए, कैसे बांधा जाए। इस समय भारत की क्षेत्रीय अखंडता को बनाना
और बनाए रखना उस समय की सबसे बड़ी चुनौती थी। सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य यही था कि विविधता में कैसे एकता लाई जाए। इस बात पे चर्चा की गई थी कि यही जो है सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य उस समय का था। और दूसरा क्या था? तो दूसरा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाना। यानी ऐसी विविधता वाले देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाना, तो ये एक दूसरी महत्वपूर्ण समस्या थी। इस देश में लोकतंत्र की स्थापना, इसके लिए नेहरू रिपोर्ट और प्रस्तावों के द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान की गई। यानी कि यहाँ पे इसलिए ऐसा किया जाता था ताकि यहाँ के लोगों को, यहाँ की प्रजा को, यहाँ के नागरिकों को, प्रजा कहने का सेंस बस इतना सा है कि जो यहाँ पे हम निवास करते हैं, तो इस कारण से वो बाकी राजाओं के प्रजा होते थे। फिर भी वो एक तरीके से, अब जो जिनको हम चुन के भेजें वो राजा ही कहलाएंगे, तो उनके प्रजा सभी रहते हैं, जनता जो है। लेकिन वो अलग बात है कि लोकतंत्र में हम सबसे शक्तिशाली जनता को मानते हैं। लेकिन आज जानते हैं आप कि जनता की कितनी बातें सुनी जा रही हैं, किस तरीके से पेपर लीक वगैरह पे बातचीत होती जा रही है। यानी कि हमसे एग्ज़ाम के फॉर्म भी अप्लाई करवाए जाते हैं और बाकी फिर जो है वो पेपर भी लीक कर दिए जाते हैं। उसे उत्तर प्रदेश नाम दिया जाता है जहाँ पहले ही उत्तर मिल जाता है। तो इन सभी बातों पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो इस कारण से ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। बाकी कभी इस पे चर्चा की जाएगी। आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमारे सामने ये बात है कि समाज का विकास, ये तीसरी चुनौतीपूर्ण कार्य था कि उसी के साथ साथ हमें समाज का विकास भी करना है। और समाज के विकास का एक जो है महत्वपूर्ण चुनौतीपूर्ण कार्य था कि समाज के विकास के लिए सरकार का मानना था कि इसमें सभी सभी समाज के, यानी संपूर्ण समाज का हित होना चाहिए और ना कि किसी एक तबके का। मतलब ऐसा किसी को नहीं लगना चाहिए कि किसी एक तबके का, किसी एक धर्म, किसी एक जाति का विकास हो रहा है, बल्कि संपूर्ण समाज का हित और विकास होना चाहिए। इसीलिए संविधान में यह भी कहा गया है कि सबके साथ समान बर्ताव किया जाएगा। और इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए देश के सभी वर्ग, जितने भी वर्ग थे, समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों के लिए भी विशेष प्रावधान दिए जाएंगे। देखिए, दो तरह की बातें होती हैं, तो कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर कहना क्या चाहते हैं। तो सिंपल सी बातें हैं कि हम लोग ये जानते हैं कि हमारे देश में यहाँ पे विविधताओं का देश है और अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग वर्ग के लोग रहने वाले रहते हैं। तो इसी कारण से हम जानते हैं कि यहाँ पे कुछ जो है अलग अलग वर्ग के जो लोग हैं, तो कुछ पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पिछड़े लोग हैं। तो इनके लिए हम जानते हैं कि कई बार क्या होता है कि जब हमारे सामने हम देखते हैं कि इनको कुछ दिया जाता है विशेष अधिकार, तो इससे लोग नाराज़ दिखाई देते हैं। कारण क्या है कि अगर जो है कोई भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं और इन्हें अगर किसी भी प्रकार की कोई छूट मिलती है, कोई आरक्षण मिलता है, तो इससे लोगों को थोड़ा सा दुख होता है। तो ये लोग अपना समझ नहीं पाते उस समय, जबकि हमारे संविधान में यह लिखित है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको बराबरी पे लाना ज़रूरी है। एक कॉन्सेप्ट जो नहीं समझ पाया है कि समता और समानता क्या होती है, वो व्यक्ति इस तरीके की बात कर सकता है। और समता और समानता पर हमने विशेष चर्चा किया है, आप देख सकते हैं, यहीं पर आपको मिलेगा। बाकी समता क्या होती है, जहाँ पे यहाँ जब हम देखते हैं कि जो ऊंचाई पे जब सभी लोग पहुँचेंगे तो वहाँ पे सब बराबर होने चाहिए। और समानता में क्या होता है कि हम लोग नीचे से देखते हैं कि जो है सबको समान अधिकार देंगे, तो इससे थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है कि अगर हम इस किसी को विशेष अधिकार नहीं देते हैं, तो यहाँ पे सबको हम बराबर करके क्या करेंगे। जो यहाँ पे सबसे पहले से जो काफ़ी ऊपर थे, तो उनको अगर बराबर का अधिकार, और जो निचले तबके के लोग थे इनको भी बराबर का अधिकार देते हैं, तो ये तो और ज़्यादा ऊपर उठ जाएंगे और ये बेचारे नीचे ही रह जाएंगे। तो इनके बीच की जो खाई है वो बढ़ती चली जाएगी। इसी कारण से हम लोग जानते हैं कि हमें समता अपनानी चाहिए, ताकि जिसमें जो है ऊंचाई पर जाने के बाद वहाँ पे सभी को जितनी ज़रूरत है उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे छूट मिलनी चाहिए, उसे अलग अलग प्रकार के अधिकार मिलने चाहिए। बाकी हम लोग आगे बात कर लेते हैं। तो आगे हम लोगों को देखना है कि क्या क्या इसमें अभी हमें कवर करना है। तो इसमें हम देखते हैं, अब हमारे सामने आता है विभाजन। जिस समय हमारा देश विभाजन हमारे देश का हुआ, उस समय की चर्चा हम कर लेते हैं। तो विभाजन में हम देखते हैं विस्थापन और पुनर्वास, यानी कि एक तरीके से विभाजन की बात हो रही है,
1947 में आधी रात को केवल भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान नाम का भी एक देश, एक राष्ट्र बना। वो अलग बात है कि आज तक वो किसी राष्ट्र के लायक नहीं है। हम लोग जानते हैं कि उसमें किस तरीके की बातचीत होती है। लेकिन ब्रिटिश इंडिया का दो भागों में विभाजन कर दिया, यानी भारत का हमारे दो भागों में उसने विभाजन कर दिया। एक तो भारत बन गया और एक पाकिस्तान। ये क्यों हुआ था? तो ये भी एक धर्म के कारण, और आज भी हम देखते हैं कि हमारे देश का धर्म के कारण ही इतना बड़ा बंटवारा हुआ, इतने लोगों की जान गई, और आज भी हम उसी धर्म, उसी सनातन धर्म, हिंदू धर्म, अलग अलग मुस्लिम धर्म, इन सभी नामों पे केवल जो है अपने देश का एक तरीके से वही चर्चा करते चले जा रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 1940 की घटना। 1940 में मुस्लिम लीग ने, ठीक ना, यानी कि इस दशक में वही 1940, 45, 47 की बात है कि मुस्लिम लीग ने एक अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मांग की, जिसमें द्विराष्ट्र के सिद्धांत की बात की गई और कांग्रेस ने इसका विरोध किया। लेकिन बाद में इस मांग को मान लिया गया। पहले यही मुस्लिम लीग के द्वारा ही केवल धर्म के अनुसार ही हमारे देश का बंटवारा तय किया गया। जिसकी मांग पहले आई कोई नहीं मानता था, बाद में फिर सभी ने इसमें अपनी मंजूरी दे दी और फिर इसे जो है स्वीकार कर लिया गया। अब हम देखते हैं कि विभाजन की प्रक्रिया क्या थी, किस तरीके से विभाजन हुआ था। तो विभाजन के समय यह निर्णय हुआ कि जिस स्थान को इस समय इंडिया के नाम से जाना जाता है उसको दो देशों में विभाजित किया जाएगा। यह फैसला बेहद दुखद और चुनौतीपूर्ण फैसला था। यानी कि दुखद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें कई लाखों लोगों की जान जाएगी, और चुनौतीपूर्ण इसलिए क्योंकि इससे बड़ी चुनौती कुछ हो ही नहीं सकती। तो इस कारण से इस बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए कि वही देश है जहाँ पे जो है केवल धर्म के मामले में, धर्म की वजह से इतनी बड़ी लड़ाई हुई, इतना बड़ा बंटवारा हुआ जिसमें कई लाख लोगों की जानें गई, और उसी देश में आज हम फिर से धर्म की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। आगे है कि इस विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्यक को रखा गया। मुसलमानों की आबादी वाले राष्ट्र को पाकिस्तान कहा गया और हिंदू की आबादी वाले राष्ट्र को भारत कहा गया। केवल आप देखिए ना कि मतलब इंसानियत का धर्म ना समझने वाले मूर्ख लोगों के द्वारा ही यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम नाम से जो है अलग अलग धर्म के कारण ही केवल अलग अलग देश, अलग अलग बाउंड्री, इस पूरी पृथ्वी का हम लोग बंटवारा कर रहे हैं। विभाजन की इस प्रक्रिया में बहुत सारी समस्याएं आई। क्या क्या समस्याएं आई हैं, इस बात पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो विभाजन की इस समस्या में जो बात कर लेते हैं हम लोग, कुछ प्रक्रिया, कुछ समस्या आई। तो पहली समस्या क्या थी कि कोई भी इलाका ऐसा नहीं था जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हों। बहुत कम ऐसे इलाके थे, वो केवल दो थे। दो विपरीत दिशा में ही मुस्लिम आबादी थी। एक तो पूर्वी पाकिस्तान जिसे बांग्लादेश के नाम से जानते थे, और एक पश्चिमी पाकिस्तान जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। और शेष बचे हिस्से को हम लोग, जो बीच का हिस्सा बचता था, ये यदि हमारा भारत है तो इस भारत में यहाँ पे बांग्लादेश और इधर पाकिस्तान, इसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, इसे पश्चिमी पाकिस्तान, और इस बीच वाले हिस्से को हम लोग भारत के नाम से जानते थे। अब हम बात करते हैं, पहली समस्या थी हमारे सामने। तो दूसरी समस्या क्या थी? तो दूसरी समस्या हमारे सामने थी कि मुस्लिमों का पाकिस्तान ना जाना। यानी कई ऐसे मुस्लिम भी थे जो इस बंटवारे से खुश नहीं थे और वह पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। यह भी समस्या बेहद चिंताजनक थी क्योंकि बड़ी संख्या में मुसलमान आबादी पाकिस्तान जाने से राजी नहीं थी, मना कर रही थी। खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता ने भी द्विराष्ट्र का विरोध किया। यानी मुस्लिम थे फिर भी उन्होंने इसका विरोध किया और उनकी आवाज़ को दबा दिया गया कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं, हम तो अपने देश का, अपने भूमि का बंटवारा करके ही मानेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं कि आगे विभाजन के क्या क्या प्रभाव पड़े। ये तो अभी हमारे सामने समस्या थी, चुनौती थी, इसमें कई लाखों लोगों की जान गई, और इसके क्या क्या प्रभाव पड़े इन बातों पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो कौन कौन से प्रभाव पड़े थे देखते हैं। तो विभाजन के क्या क्या प्रभाव पड़े, तो बड़े स्तर पर, एक मिनट थोड़ा सा इसका कलर चेंज करते हैं।
बड़े स्तर पर आबादी का स्थानांतरण हुआ, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान लोग गए। कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए और कुछ लोग यहाँ से पाकिस्तान गए, और कई लोग अपने परिवार, अपने बच्चों, कई लोग जो है अपने पूरे गांव, अपने ज़मीन, अपनी भूमि को छोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए। धर्म के नाम पर हुआ यह विभाजन, जहां लोगों पर अत्याचार हुआ एवं बड़ी संख्या में लोग मारे गए। बताइए ना कि जो आज लोग धर्म के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्हें ये चीज़ क्यों नहीं याद आता है कि जिस समय हमारे देश का बंटवारा हुआ उसका मेन कारण, मुख्य कारण जो था वो भी धर्म ही था। उसके बाद भी इतनी बड़ी बड़ी बातें जो है यहाँ पे होती रहती हैं। आगे देखते हैं तो कोलकाता, ठीक है, इसमें कोलकाता, अमृतसर और लाहौर जैसे क्षेत्र एक तरह के सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हुए, शामिल हो गए, और हिंदू और मुस्लिम ने एक दूसरे की आबादी वाले क्षेत्रों में जाना छोड़ दिया, यानी कि ना वो उनके आबादी में जाएंगे और ना वो उनके आबादी में। दोनों ही सीमाओं में लोगों को अपने धर्म के हिसाब से अपनी अपनी सीमा में जाना था, और उन्हें तय समय के अंदर ही करना था, यानी जो कुछ भी वो करते थे उन्हें उसी के अनुसार एक दूसरे के धर्म के मामले में और वहाँ उनकी आबादी में नहीं जाएंगे, यानी एक तरीके से आना जाना तक जो है छोड़ दिया गया उस समय। दोनों ही सीमाओं में औरतों को अगवा करके उनसे शादी करके धर्म परिवर्तन करवाया गया, यानी कि कई बार मुस्लिम लोगों ने ऐसा किया, कई बार हिंदू लोगों ने ऐसा किया। ऐसा नहीं कि केवल एक ही समुदाय, एक ही धर्म के लोग। कुछ परिवारों ने अपने घर की महिलाओं को स्वयं ही मार डाला। कैसे? बेवकूफ़ लोगों की वजह से ये सब हुआ, और बड़ी संख्या में अपने बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ गए। इन सब का जो मुख्य कारण था वो केवल और केवल विभाजन था। इन लाखों बेठिकाना लोगों को सालों तक अब अपना समय शरणार्थी शिविरों में काटना पड़ा। कई वर्षों तक तो ये लोग शरणार्थी के रूप में थे, और वहाँ पे शिविर में जो है ये लोग एक तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे थे। अब बात करते हैं हम लोग कि ये सब घटना तो हुई, इसी बीच एक और परेशानी आ गई, एक और समस्या कि रजवाड़े जो थे उन्हें किस तरीके से विलय किया जाए, उनको किस तरीके से जोड़ा जाए। कहने का बस इतना सा मतलब है कि जब यहाँ से ब्रिटिश सरकार गई तो उसने क्या किया कि यहाँ के लोगों को धर्म के मामले में लड़ाकर यहाँ का बंटवारा करा दिया, और उसके बाद इस देश को जैसे एक लड्डू होता है और उसके हर एक 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 जिस तरीके से बुनिया होती है उसको छिटका दिया जाए, तो उसी तरीके से इसने करने का प्रयास किया। हर एक राजा को उसके हिस्से, उसके प्रांत कह के, उसका मतलब रजवाड़े, यानी उसकी एक तरीके से अलग अलग भूमि उनको स्वतंत्र कर दिया कि देसी रियासत बता के कि आप लोग अपने अलग अलग स्थान पे अपनी स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप चाहे पाकिस्तान में जाएं चाहे हिंदुस्तान में जाएं, वो आपकी मर्जी है। इस अनुसार जो है उन्होंने तय कर दिया। तो उस समय जब हम लोगों को सबको एक साथ बांटना हुआ तो कितनी बड़ी परेशानी आई, इस बात पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो इस बात पे चर्चा करते हैं तो यहाँ हमारे सामने आता है कि रजवाड़ों के विलय का जो समय था, ब्रिटिश राज के समय इंडिया दो हिस्सों में बंटा, और एक हिस्सा था ब्रिटिश प्रभुत्व वाला भारतीय प्रांत, और दूसरे हिस्से में थे देसी रजवाड़े, यानी पाकिस्तान के अलावा यहाँ भी दो हिस्से में फिर बट गया, एक भारतीय प्रांत और दूसरे हिस्से में कुछ देसी रजवाड़े। और ब्रिटिश प्रभुत्व के राज्यों में अंग्रेजी सरकार का नियंत्रण था, लेकिन रजवाड़ों के पास राजाओं का शासन। यही तो कारण था, इन बेवकूफ़ों के कारण ही केवल ऐसा हुआ, क्योंकि जितने राजा लोग थे ये सभी यही चाहते थे कि एक तरीके से ब्रिटिश सरकार रहे ना रहे, उससे इनका कोई ना तो नुकसान हुआ और इनको फ़ायदा के अलावा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। इसी कारण से ना कभी उनका विरोध करते थे। बहुत कम ही लोग थे जिनका जो प्रजा के हितैषी थे, जो अपने देश का हित चाहने वाले थे। उनके अलावा बाकी सारे जितने राजा थे वो सभी के सभी ज़्यादातर तो ऐसे लोग थे जो इनकी अधीनस्थता को स्वीकार करते थे और इन्हीं का कहा हुआ मानते थे। आगे हम लोग देखते हैं तो ये केवल अपने राज्यों व घरेलू शासन चलाते थे, यानी अपने राज्य या घर का शासन चलाते थे, और भारत साम्राज्य के एक तिहाई हिस्से में रजवाड़े आते थे। सोचिए, 1/3 भाग में केवल इन्हीं का शासन था। यही जो चाहते वैसा होता था। तो इनको जब विलय करने की समस्या, जब विलय इनके करने की बात आती है तो क्या क्या समस्या आई।
सब जो है वहाँ उस समय कितने रजवाड़े थे, तो हम लोग देखते हैं तो उस समय जो टोटल रजवाड़े थे 565 लोग थे। सोचिए 565 लोग उस समय जो है देसी रियासत कहें या फिर रजवाड़े कहें, उस समय 565 लोग थे। और इन बातों पर यानी कि अगर अब हम लोग ध्यान दें तो ये जितने 565 रजवाड़े थे, ये बात इन रजवाड़ों के राजाओं के ऊपर ही थी। वे भारत या पाकिस्तान में से किसी में भी शामिल हो सकते थे। इन्हें इतनी ज़्यादा स्वतंत्रता मिली, इतनी ज़्यादा आज़ादी मिली कि ये किसी भी देश में शामिल हो सकते थे, चाहे भारत में, चाहे पाकिस्तान में, या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकते थे। यही कारण था कि हमारे देश में इन लोगों को विलय करने के लिए एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। इस तरह के धीरे धीरे काफ़ी राजाओं ने अपने राज्यों को स्वतंत्र रखने की घोषणा कर दी। आप बताइए ना कि अगर कोई जैसे किसी को स्वतंत्र बचपन से छोड़ दिया जाए और उसे एक बार कहा जाए कि आप किसी के अधीनस्थ रहिए, वो रहने को कैसे तैयार रहेगा। तो उसी तरीके से इन लोगों ने अपने पूरे राज्य को स्वतंत्र घोषित कर दिया, जो अखंड भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था, कि जिसे हम जानते हैं कि एक अखंड भारत है और उसे लोग तोड़ने में लगे थे, अलग अलग टुकड़ा। जिस तरीके से आज 28 राज्य हैं हम कहते हैं, तो ये 28 राज्य नहीं बल्कि 565 केवल रजवाड़े थे, और अगर ये टूटते तो 565 भाग हो जाते। ये सबसे बड़ी समस्या थी हमारे अखंड भारत के लिए। श्रवणकोर के राजा, भोपाल के राजा, हैदराबाद के राजा निजाम ने अपने राज्यों को स्वतंत्र घोषित कर दिया। देख रहे हैं, इन लोगों ने अपने राज्य को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि हम अपने राज्य को स्वतंत्र घोषित करते हैं, ना हम पाकिस्तान में जाएंगे और ना हम भारत में जाएंगे। हम अपना एक स्वतंत्र राज्य रहेगा हमारा। यह एक ऐसा देश है जहाँ किसी भी दूसरे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का शासन नहीं चलेगा। यहाँ के राजा हम हैं, केवल यहाँ पर हमारा ही शासन चलेगा। इस बात की चर्चा, इस ऐसा निर्णय इन लोगों ने लिया। इस स्थिति में ये नौबत आ गई, ऐसी स्थिति आ गई कि भारत छोटे छोटे हिस्सों में बंटने जा रहा था, जहाँ की राजा अपनी प्रजा को लोकतांत्रिक अधिकार देने के हित में ही नहीं था। किस तरीके से वो बेचारा लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता। उस समय के मंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री और महान व्यक्तित्व के बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि इतनी बड़ी समस्या में उन लोगों ने हमारे देश को एक लोकतांत्रिक सरकार बना के दिया, बल्कि लोकतांत्रिक ही नहीं, लोकतांत्रिक गण राज्य बना के दिया। और आज हम उन लोगों की निंदा करके बल्कि आज के समय के लोगों को जो है ध्यान देते हैं, जो आज केवल धर्म के मामले पर फिर से बढ़े जा रहे हैं। बात करते हैं उस समय सरकार का क्या दृष्टिकोण था। तो सरकार के दृष्टिकोण को अगर हम लोग देखते हैं तो उस समय के सरकार का दृष्टिकोण क्या था। तो रजवाड़ों के कारण देश का बंटवारा, एक मिनट, पेन ऑन नहीं है, देश का बंटवारा कई छोटे छोटे टुकड़ों में हो गया, और जिसके खिलाफ सरकार ने रजवाड़ों पर सख्त रुख अपनाया। सख्त रुख क्या अपनाया कि कई जगह विलय की नीति, तो कई जगह जो है इन लोगों को वहाँ से मतदान, जनमत संग्रह की नीति, इस तरीके की कई नीतियाँ अपनाई गई। मुस्लिम लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में थी। जितनी भी मतलब इसका क्या कारण था, क्योंकि वहाँ उस समय पाकिस्तान में जिन्ना था, और जिन्ना का मानना था कि हम लोग मुस्लिम लीग यानी कि यहाँ पे तय करेंगे कि ये मुस्लिम लीग उस समय ये सहमत में नहीं थी कि हम लोगों को ये जितने भी देसी रियासत हैं इनको साथ मिलाया जाए, क्योंकि ये चाहते थे, इनका तो पाकिस्तान से मतलब था। इस कारण से इनके कांग्रेस के हमेशा विरोध में रहते थे। मुस्लिम लीग के अनुसार रजवाड़ों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, ऐसा इसका मानना था, क्योंकि यही तो सबसे पहले बंटवारे का कारण बना। इसी कारण से इन लोगों का मानना था कि एक तरीके से इन्हें स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। उसमें सबसे जो यानी सबसे बड़ी गलती जिसकी थी वो जिन्ना था। इस दौरान ही उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनके वजह से, जिनके प्रयास से किसी तरह से रजवाड़ों के राजा भारत के साथ विलय के लिए तैयार हो गए। फिर चाहे उन्होंने साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनाए, लेकिन इन सभी नीतियों के द्वारा ही उन्होंने हमारे देश, हमारे इस अखंड भारत को टूटने से बचा लिया, यानी कि अलग अलग टुकड़ों में बंटने से बचा लिया।
यह कार्य बहुत ही जटिल था, इतना कठिन कार्य था कि आज के समय में उड़ीसा राज्य में भी 26 और छत्तीसगढ़ में 15 राजवाड़े थे। यानी कि जो जिसे आज हम उड़ीसा के नाम से जानते हैं, उस उड़ीसा में 26 रजवाड़े थे, और जो छत्तीसगढ़ के नाम से जानते हैं उसमें 15 रजवाड़े थे। इससे इन तीन बातों के बारे में पता चलता है कि उसमें पहली बात यह है कि रजवाड़ों की जनता अपने राज्य का विलय भारत में चाहती थी। ठीक है, यानी कि जितने भी लोग थे, वहाँ की जो जनता थी, वहाँ के राजा से इतनी परेशान थी कि वो चाहती थी कि हम लोगों को विलय नीति के अनुसार भारत में मिलना चाहिए। लेकिन राजा ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि राजा वो जब से पैदा हुआ था तब से स्वतंत्र था, उसे किसी के अनुसार, किसी के नियम कानून के अनुसार रहना पसंद नहीं था। इस कारण से उनका मानना था कि हम लोगों को यहाँ पर विलय नीति नहीं अपनाना चाहिए, जबकि जनता चाहती थी कि सभी को जो है विलय नीति के अनुसार भारत के साथ जुड़ जाना चाहिए। दूसरा कि भारत सरकार का रवैया बेहद लचीला था, और वे कुछ हिस्सों में स्वायत्तता देने के हक में भी थी, जैसे जम्मू कश्मीर में। मतलब कि कई जगह भारत भी नहीं चाहता था, भारत सोचता था कि चलिए ठीक है, कई जगह थोड़ा सा लचीलापन दिखाया, यानी कि वहाँ पे थोड़े से जो है अगर टाइट हुए होते तो उस तरीके से नहीं होता। बाद में ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनुसार जो है यहाँ पे हमारे देश का खंडन होने से बचाए। तो तीसरा विभाजन, यानी तीसरी इसमें बात क्या थी कि विभाजन के कारण इलाकों के सीमांकन के लिए खींचतान बढ़ रही थी। यानी लोग जो उस समय मांग रहे थे कि हमारी जो है बाउंड्री, हमारा क्षेत्रफल यहाँ तक रहेगा, जिससे क्षेत्रीय अखंडता का सवाल अहम बनता जा रहा था। यानी कि किस तरीके से कहाँ तक इसका क्षेत्रफल रहेगा, कितना बड़ा देश रहेगा। जैसे आज हम कह देते हैं कि हमारे भारत का टोटल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो उस समय हम ये कहने के लिए नहीं तैयार थे कि हमारे देश का क्षेत्रफल कितना होगा, क्योंकि ये तय कैसे करते जब जो है यहाँ पे अभी तय ही नहीं हो पाया था कि कितने लोग हमारे देश में शामिल होंगे। हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस कार्य को कर दिखाया, जिसके लिए आज उन्हें लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। तो लौह पुरुष उन्हें इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने इस हमारे देश को, अखंड देश को टूटने से बचाया। 15 अगस्त 1947 से पहले ये रजवाड़े भारत से मिल गए। ठीक ना, यानी कि 15 अगस्त 1947 से पहले भारत से मिल गए, जिनकी सीमाएं आज़ाद हिंदुस्तान से मिली। इसके लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पर हस्ताक्षर किया गया, यानी विलय पत्र पर इनसे साइन करवाया गया कि जितने भी लोग हमारे देश में हमारे साथ जुड़ेंगे वो लोग जो है विलय पत्र पर साइन करेंगे। और आपको पता है यूनियन ऑफ मतलब ये एक तरीके से यूनियन है, और इसमें क्या होता है, एक फेडरेशन एक कन्फेडरेशन होता है, जिसमें यूनियन है यानी संघ है, और संघ का मतलब आपको पता यदि ना हो तो हम बता दें कि संघ में क्या होता है। यूनियन का मतलब कि जो एक बार जुड़ गया फिर वो कभी नहीं निकल सकता। तो इसी के तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिन जिन लोगों से साइन करवाया, तो साइन करवाने के बाद उन्हें ऐसा कभी मौका ही नहीं दिया कि वो लोग फिर अलग हो सके। और जो यहाँ पे आया है, मतलब ऐसा देश जहाँ सांप को दूध पिलाया जाता है, उस देश में शामिल होने के बाद, उस देश से जुड़ने के बाद कौन अलग होगा। जैसे 1975 में सिक्किम जुड़ा, तो उसका दोबारा जो है अलग होने का वो भी आज तक नाम नहीं लिया। आगे बात करते हैं हम लोग, तो आगे देखते हैं यहाँ पर कि जैसे कुछ इसमें रियासत थी, कुछ रजवाड़े थे जो विलय पत्र पर साइन नहीं करना चाहते थे। वो कौन लोग थे तो उनके बारे में देखते हैं। पहला हैदराबाद, जूनागढ़, मणिपुर, कश्मीर। एक कुछ ऐसी रियासत थी जो विलय बाकी रजवाड़ों के मुकाबले मुश्किल पड़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लोग पहले तैयार ही नहीं थे। इनका मानना था कि नहीं, हम तो भारत के साथ नहीं जुड़ने वाले हैं। तो यदि आप नहीं जुड़ने वाले हैं तो किसी न किसी तरीके से आपको जोड़ा ही जाएगा, क्योंकि आप हैदराबाद। अब हैदराबाद की बात है, ये बताइए इस पूरे भारत में हैदराबाद यहाँ स्थित है, ये यहाँ से क्या ज़मीन लेके जाएगा कहीं? तो इसे भारत में जुड़ना ही पड़ेगा। तो वहाँ का राजा थोड़ा सा दुष्ट था, इस कारण से उसे काफ़ी परेशानियों के बाद जो है साथ में जोड़ा गया। लेकिन ठीक है, फिर बाद में जो है जुड़ गया। तो यहाँ पे हैदराबाद भी हमारे साथ साइन किया। अब हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी और चारों ओर भारत से घिरी हुई थी। आज के महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक
से भी इसका हिस्सा लगता था। हैदराबाद के शासक का नाम जो था वो निजाम था। एवं निजाम हैदराबाद को स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहता था। उसका मानना था कि हम किसी के अधिकार में नहीं रहेंगे, यानी किसी तरीके से हम लोग किसी देश के दबाव में नहीं रहेंगे। हम अपनी नीति स्वयं बनाएंगे, अपने कानून स्वयं बनाएंगे। हमें किसी के अंतर्गत नहीं रहना है, हम स्वतंत्र राष्ट्र रहेंगे। इसी को लेकर नवंबर 1947 में भारत के साथ निजाम ने यथास्थिति बहाल करने के लिए एक समझौता किया और इस दौरान ही हैदराबाद की प्रजा निजाम के शासन के विरुद्ध खड़ी हो गई। यानी जब प्रजा, आज के जितने हमारे प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री जितने भी लोग हैं, यदि मान के चलिए कि अभी इस समय थोड़ी सी स्थिति बिगड़ी हुई है और इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री यदि ये नहीं समझते हैं कि प्रजा कुछ नहीं कर सकती, यदि उनके दिमाग में एक ख्याल आता है तो उन्हें बस हम इतना बता दें कि जितने बार प्रजा ने विरोध किया है तो बड़े बड़े राजा महाराजा धूल में मिल गए हैं। तो इस तरीके से जितने भी लोग रहे, यदि वो प्रजा और जनता के हित में कार्य करेंगे तभी तक वो अच्छे रहते हैं। हैदराबाद के राजा निजाम ने जब ये तय कर लिया कि हम स्वतंत्र रहेंगे, उस समय वहाँ की प्रजा ने यह तय कर लिया कि अब आप हमारे राजा ही नहीं रहेंगे। और सबसे बड़ी संख्या में इस आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया और भाग लेने के बाद उन्हें यहाँ से इस तरीके की स्थिति उत्पन्न कर दी कि जिससे पूरी तरीके से उन्हें विलय पत्र पर भारत के साथ साइन करना पड़ा। अब देखते हैं हम लोग आंदोलन को देखकर निजाम ने, ये जो आंदोलन हुआ महिलाओं के द्वारा, इस आंदोलन को देखकर निजाम ने अपनी जनता के खिलाफ अर्धसैनिक बल का दस्ता भेजा। ठीक है, कई बार राजा सोचते हैं कि ठीक है इनको डरा दिया जाए, तो इस कारण से उन्होंने कई बार अर्धसैनिक यानी कि एक तरीके से उनको डराने के लिए वहाँ पे सैनिक भेजे। और इस दल को रजाकार कहा जाता है, यानी जो दल उन्होंने भेजा था उसे रजाकार कहते हैं। यह दल गैर मुसलमानों को खास तौर पर अपना निशाना बनाते थे, यानी कि वो जो राजा थे निज़ाम थे और राजा निज़ाम ने केवल गैर मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए, उनको मारने के लिए भेजा और ताकि जो है ये मामला शांत हो जाए और इन्हें स्वतंत्र ही रहना पड़े, इन्हें किसी के अंतर्गत ना रहना पड़े। लेकिन सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने यहाँ आकर रजाकार पर काबू पा लिया, यानी जितने इन्होंने सैनिक भेजे थे इन सैनिकों पर 1948 में हमारी भारतीय सेना ने इन्हें अपने कब्जे में लिया और निजाम ने आत्मसमर्पण के बाद हैदराबाद भारत में मिल गया। यानी अब इनको आत्मसमर्पण करना ही था और जिसके तहत हैदराबाद भारत के विलय पत्र पर साइन किया। आगे देखते हैं मणिपुर का विलय क्या था। तो मणिपुर में किस तरीके की घटना घटी। तो मणिपुर के राजा बोधचंद्र सिंह थे। ये आज़ादी के कुछ दिन पहले ही भारत के विलय के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके लिए मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रखने की बात की गई, यानी इनका मानना था कि हम लोग आंतरिक रूप से स्वतंत्र रहें, बाकी हम हमारी सहमति है, बस बात इतनी सी है कि हमारे आंतरिक मामले में हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। और जून 1948 में बोधचंद्र सिंह ने जनता के दबाव के कारण पहले सार्वभौम वयस्क मताधिकार करवाया और जिसके माध्यम से यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। और मणिपुर विधानसभा में इसके भारत में विलय को लेकर खासे मतभेद, यानी कि कई तरीके के मतभेद देखने को मिले और मणिपुर कांग्रेस दूसरी राजनीतिक पार्टियों के विपरीत इसका विलय भारत में करवाना चाहती थी। यानी कि वहाँ की पार्टियों का मानना था कि हम लोग जो है एक तरीके से आंतरिक मामलों पे अपना निर्णय लेंगे, और यहाँ पे कांग्रेस का मानना था कि ये पूरी तरीके से, क्योंकि उस समय हमारे देश में कांग्रेस की एक ऐसी पार्टी थी जो पूरे केंद्रीय और क्षेत्रीय मामले में भी इसका अधिकार था। उस समय ये जो है बहुमत में थी। तो इसका मानना था
कि किस तरीके से जो है किसी ना किसी तरीके से हमको अपने देश में, अपने इस भारत देश में विलय पत्र पर साइन करवाना है। और ये ठीक भी था, वरना जो है हमारा देश पूरी तरीके से खंडन हो जाता। बस बात इतनी सी है। बाकी हम लोगों को क्या पड़ी है किसी पार्टी से, कोई किस तरीके का रहे, बस हमारे देश का भला होना चाहिए, सिंपल सी बात इतनी है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि इसके बाद 1947 में मणिपुर निर्वाचित विधानसभा में पूछे बिना, यानी कि बिना निर्वाचित विधानसभा से पूछे सरकार ने राजा से भारत में शामिल होने वाले, यानी होने के लिए हस्ताक्षर करा लिया। और इसका असर मणिपुर की नकारात्मकता रहा और लोगों में क्रोध और नाराज़गी बढ़ गई, जो आज भी देखी जाती है कि जो है वहाँ के लोग हमेशा जो है खिलाफ रहते हैं सरकार के। तो उसका कारण बस यही है कि बिना उनकी अनुमति के ऐसा हुआ था, इस कारण से। बाकी हम लोग बात कर लेते हैं, बाद में वो भी जो है तैयार हो गए। और राज्यों का पुनर्गठन किस तरीके से हुआ, ठीक है विलय पत्र पर साइन हो गई, इस तरीके से तो मिल गए। लेकिन अब ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि यहाँ पे राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए। तो इसमें कई सारे आधार आते थे, कई सारी समस्याएं थी। उन बातों पे देखते हैं कौन कौन सी चुनौती हमारे सामने आई। रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद अब राज्यों की आंतरिक सीमाओं को तय करने की चुनौती सामने खड़ी थी। सरकार सीमाओं को इस तरह तय करना चाहती थी कि देश के सांस्कृतिक बहुलता का दर्शन भी किया जा सके, इसकी एकता भी बरकरार रहे। किसी भी प्रकार की सांस्कृतिक बहुलता का दर्शन भी किया जा सके और इसकी एकता भी बरकरार रहे, यानी इसकी एकता पर भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। इस तरीके का राज्य का पुनर्गठन होना चाहिए, ऐसा मानना था हमारे उस समय के महान लोगों का। अब ब्रिटिश सरकार की अगर हम लोग बात करें, एक मिनट रुकिएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के अनुसार की गई थी और जिसे आज़ादी के बाद स्वीकार्यता प्राप्त नहीं हो सकी, कि इसी कारण देश में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। कहने का मतलब इतना है कि यहाँ पर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना पड़ा। कारण क्या था? तो कारण ये था कि यहाँ के लोग, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की कई सारी भाषाएं हैं और जिनमें जो है लोगों का मानना है कि हम जो है अपने भाषा के अनुसार एक अलग राज्य चाहते हैं। जिसमें कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में सबसे पहले राज्यों के भाषाई आधारित पुनर्गठन की बात 1920 ईस्वी में की गई थी और इसके बाद भाषा को ही राज्यों के पुनर्गठन का आधार मान लिया गया। हालांकि ये भय भी था, ये डर भी था कि यदि भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए तो अव्यवस्था फैल जाएगी। ऐसा भी कहा गया कि अगर देश की सामाजिक आर्थिक समस्याओं से ध्यान भटक सकता है। इसी कारण केंद्र ने इस मुद्दे को स्थगित कर दिया, यानी कि उनका मानना था कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। लेकिन हुआ वही। अधिकतर राज्य हमारे सामने ऐसे हैं जिनका पुनर्गठन किया गया है केवल भाषाओं के आधार पर। जैसे हम देखते हैं मद्रास के तमिल भाषी, मद्रास में रहने वाले तमिल भाषी जो लोग थे, उन्होंने विरोध करना शुरू किया और विशाल आंध्र आंदोलन ने आवाज उठाई कि मद्रास प्रांत में तेलुगु भाषी इलाकों में आंध्र प्रदेश का नाम, आंध्र प्रदेश नाम का एक नया राज्य बनाया जाए। ऐसा आंदोलन आंध्र के लोगों ने किया जिनकी भाषा थी तमिल भाषा। इसके पक्ष में मद्रास के सभी राजनीतिक शक्तियां थी, जितनी भी वहां की राजनीतिक शक्तियां थी सब उसके पक्ष में थी। लेकिन केंद्र ही ऐसा था जिसके लिए वो तैयार नहीं था, यानी केंद्र इसके लिए संदेह में था कि यदि ऐसा करते हैं तो अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग अलग अलग राज्य की मांग करेंगे। कांग्रेस के एक नेता थे पोट्टी श्री रामुलु अपनी मांग को मनवाने के लिए, एक कांग्रेस के ही नेता थे, अनिश्चित काल की भूख हड़ताल पे बैठे, जो 56 दिनों तक भूख हड़ताल पर थे और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई।
और 1952 में आंध्र प्रदेश के बाद देश में सबसे पहला भाषाई आधार राज्य का गठन हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि इस नेता के द्वारा जब इनकी मृत्यु मतलब इनके केवल भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हो गई, तो वहाँ पे ये आंदोलन और ज़्यादा विकसित रूप ले लिया, जिसके कारण बाद में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन करना तय हो गया। तो आंध्र प्रदेश के बाद भारत में दूसरे राज्य भी भाषाई आधार पर गठन होना शुरू हो गया, यानी लोगों का मांग जो है बढ़ने लगी, लोगों की मांग, और राज्यों का पुनर्गठन होना तय हुआ। और राज्यों के पुनर्गठन में रजवाड़ों के भारत में ये कहीं दोबारा तो नहीं आ गया है, 1 मिनट, ठीक ठीक, ये दोबारा बस देख लेते हैं। तो बाद में आखिर क्या हुआ कि इस सभी कारणों से 1956 में एक रिपोर्ट के आधार पर पुनर्गठन के नियम तय किए गए, और जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो हम लोगों ने अभी तक जो कुछ भी इसमें डिस्कस किया, बात बस इतनी सी थी कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे आपके सामने नए राष्ट्र की चुनौती क्या है, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन। फिर यहाँ पे वो चुनौतियों को आप 3 चुनौती के रूप में हमने दिया है, तो आप उन्हें लिखेंगे। विभाजन के कारण क्या थे, विभाजन के प्रभाव क्या हुए, विभाजन से क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई, इस तरीके के क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। विभाजन पर विभाजन के प्रभाव, विभाजन की चर्चा, इस तरीके के क्वेश्चन। रजवाड़ों का विलय क्यों हुआ, किस तरीके से वो भारत में मिलाए गए, देशी रियासत क्या थी, इन सभी बातों पे आप चर्चा करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन को हमने इसमें कवर किया, जिसमें हैदराबाद और फिर बाद में राज्यों का पुनर्गठन। तो राज्यों के पुनर्गठन में अगर हम लोग देखते हैं तो किस तरीके से जो है इसका भाषाई आधार था, जिसके कारण जो है यहाँ पे राज्यों का पुनर्गठन हुआ, और लास्ट में कितने राज्य थे। तो इन सभी बातों पे चर्चा हो गई। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग ध्यान से पढ़ाई करते रहिए। बाकी आपका एग्ज़ाम जल्द ही है, 1 से 2 दिन बचे हुए हैं। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।